नमस्कार। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पेपर से एक टॉपिक को चुन रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं लगातार, उनकी प्रकृति क्या रही है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हमें समझना होगा 19वीं सदी के आर्थिक प्रणाली को, राजनीतिक प्रणाली को समझना होगा हमें। हम जानते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली की औपनिवेशिक संरचना ने साम्राज्यवादी एवं भारतीय नागरिकों के बीच विभिन्न घटकों के मध्य निरंतर संघर्ष को जन्म दिया था। भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए विद्रोह का जो आधारभूत कारण था, वह यही शोषण की प्रणाली ही तो थी। भारतीय नागरिक इस उपनिवेशवादी शोषण का लगातार विरोध कर रहे थे, विद्रोह पर उतारू थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार के परिणाम स्वरूप विभिन्न समूह ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष संपर्क में आया और फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उन्होंने प्रतिक्रिया भी दिखाई। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले प्रतिरोधों का जो स्वरूप था, वो आद्य राष्ट्रवादी था। अभी इन आंदोलनों में राष्ट्रवाद धीरे धीरे जन्म ले रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन काल में कृषक असंतोष के विभिन्न कारण थे, जिसमें सर्वप्रमुख कारण आर्थिक था। अभी तक यानी कि 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे, उसमें अभी तक किसानों के असंतोष और उनके आर्थिक शोषण राजनीतिक रूप नहीं लिया था। यह तो गांधी जी के आने के बाद ही हुआ, जब 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट के द्वारा नील के दाग को अपनी राजनीतिक चातुर्य के द्वारा धो दिया, हमेशा के लिए धो दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में जो कृषक असंतोष पैदा हुआ, उसके कारणों में पहला कारण था आर्थिक कारण। प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। वो भारत से अधिकाधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। बंगाल विजय के पश्चात उन्होंने स्थानीय धन से अपने निर्यात के लिए अधिकाधिक सामान खरीदे और इस तरह से इस समय भू राजस्व भी उन्होंने बंगाल से लेना शुरू कर दिया था। अतः कंपनी ने इस ओर भी ध्यान दिया। ब्रिटिश शासकों ने अधिकाधिक भू राजस्व के द्वारा इन्होंने अपने व्यापार को चमकाना शुरू किया। वह चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, या फिर महलवाड़ी बंदोबस्त हो। किसानों से भूमि उत्पादन का अधिकाधिक वसूला जाता था और जमींदारी क्षेत्रों में रैयतों का भरपूर शोषण होता था। तो इस तरह से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वजह से कृषि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा था और भारतीय कृषि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार
कृषक असंतोष को लगातार नज़रअंदाज कर रही थी। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित कानून तथा न्यायालय भी किसानों के हक में नहीं थे। ये सरकार और उसके सहयोगियों मसलन भूमिधर व्यापारियों और महाजनों का ही हमेशा पक्ष लेते थे। तो इस तरह से अपनी उसी शोषण से तंग आकर हर तरफ से निराश होकर किसानों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इस समय के सभी किसानी विद्रोहों पर विचार किया जाए तो विद्रोहों में अपनाए गए साधनों और उद्देश्यों की दृष्टि से इन्हें 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, रेस्टोरेटिव यानी पुनर्स्थापनात्मक विद्रोह हुए। दूसरा, रिलीजियस सोशल स्पॉइल यानी धार्मिक सामाजिक लूट पर आधारित आंदोलन हुए। तीसरा, टेररिस्ट रिटेलिएशन यानी आतंकवादी प्रतिशोध। चौथा, आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह पर आधारित आंदोलन। और पांचवा, पीपल्स रिवोल्ट यानी जन विद्रोह। 1765 और 1857 के मध्य छोटे राजाओं और पुराने राजस्व मध्यस्थों, जमींदारों और पोलीगरों के द्वारा अनेक विद्रोह होते हैं। इस विद्रोह को सैनिक और किसानों का भी समर्थन प्राप्त होता है। इन्होंने कृषि समस्याओं पर भी विद्रोह किया। इसमें महत्वपूर्ण विद्रोह हैं बनारस के राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया विद्रोह। 1801 से 5 के बीच में उत्तरी आर्काट में विद्रोह होता है, पोलीगरों का विद्रोह है। कोचीन में बेलाथम्पी का विद्रोह है। तो एक तरह से 1857 के विद्रोह को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं, यानी जो रिस्टोरेटिव रिवोल्ट की मैंने शुरुआत में बात की, इस तरह के विद्रोह। 1857 के पश्चात कृषक आंदोलन के स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहा था और अब इन विद्रोहों में रेस्टोरेटिव एलिमेंट्स नहीं हैं, अब ये परिवर्तनवादी हो गए हैं। किंतु इन विद्रोहों में भी नेतृत्व क्षेत्रीय बना रहा और इस आंदोलनों की जो दृष्टि थी वो मसीहावादी बनी रही। 1836 और 1854 के बीच में मोपला विद्रोह या 1824 और 1837 के बीच का पागलपंथी विद्रोह और 1837 और 1857 के बीच का फराजी आंदोलन को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। जन विद्रोह का चरण का स्वरूप अलग था, पृथक था। ये 5वें तरह के विद्रोह की श्रेणी में हमने इसको रखा था, जन विद्रोह को। ये स्वस्फूर्त होता था, स्वतः स्फूर्त भी कह सकते हैं, जिसमें धार्मिक विचारधारा और धार्मिक नेतृत्व की उपस्थिति होती थी। यह दोनों तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। ये आंदोलन अपेक्षाकृत शांत होते थे और इसमें बहिष्कार जैसी पद्धति अपनाई जाती थी। ये आंदोलन तभी उग्र होते थे जब इसके मांगों को दबाने का बलपूर्वक प्रयोग किया जाता था। बंदूक के नोक पर इनकी मांगों को दबाने का प्रयास किया जाता था। इस तरह से 1852 का खानदेश के किसानों का विद्रोह, 1789 ईस्वी में बिशनपुर के किसानों का विद्रोह, हरियाणा के जाटों का विद्रोह, ये सारे विद्रोह इसी तरह के थे। अगर हम ब्रिटिश काल में चलने वाले सभी किसान आंदोलनों को चरणों में विभाजित करें तो इसके 3 चरण हैं। पहला चरण 1857 तक के किसान विद्रोह या जन आंदोलन। दूसरा 1857 से 1890 तक के जन आंदोलन या किसान विद्रोह। और तीसरा 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक के विद्रोह। इस पर हम लोग संक्षेप में एक दृष्टि डालते हैं। जो 1857
तक के विद्रोह हुए, इसमें जमींदार और क्षेत्रीय सरदार मुख्य भूमिका निभा रहे थे, जबकि 1857 और 1890 तक के जो विद्रोह हुए इसमें अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में धनी किसान और जमींदारी विरोधी आंदोलन हुए, जबकि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में महाजनों के विरुद्ध विद्रोह हो रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह नहीं हो रहे हैं, जबकि 1890 और प्रथम विश्व युद्ध के बीच जो आंदोलन हो रहे हैं वो अपेक्षाकृत शांत है। ये रैयत 1885 ईस्वी में रैयतवाड़ी कानून बनता है, जिसमें कृषकों की थोड़ी सी अपेक्षाएं जागृत होती है, और वो अब जो जागृत अपेक्षाएं हैं वो आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें अधिकांशतः स्वतः स्फूर्त आंदोलन होते हैं, जो भावनात्मक प्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें आक्रोश तत्कालिक जो शोषक वर्ग था उसी के खिलाफ उजागर हो रहा है। हम पवना विद्रोह को लेते हैं। पवना विद्रोह हम जानते हैं बंगाल में हुआ था, ये जिसमें महारानी विक्टोरिया, जिसमें जो किसान हैं वो महारानी विक्टोरिया के रैयत के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि उनका ही रैयत होकर वो रहना चाहते हैं, जबकि जमींदारों से ये काफ़ी नाखुश हैं। तो इन विद्रोहों के उद्देश्य भी तत्कालिक थे, ये उद्देश्य पूरे हो जाते थे तो किसान शांत हो जाते थे। और इस तरह से देखेंगे कि हम कि इस समय के आंदोलन जो हुए, इन आंदोलनों को आधुनिक विचारधारा का आधार प्राप्त नहीं था। ये औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध वास्तविक चुनौती उपस्थित नहीं कर सके। बाद में जब महात्मा गांधी और कई सारे राष्ट्रीय नेता जब इन किसान आंदोलनों से जुड़ते हैं तो उन्होंने इन क्षेत्रीय आंदोलनों को, इन किसान आंदोलनों को आर्थिक से राजनीति की तरफ लेकर जाते हैं, उनको एक राष्ट्रीय रूप देते हैं और इसको और व्यापक बनाते हैं। तो एक तरह से इसका उदाहरण हम खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और चंपारण आंदोलन, विशेष रूप से खेड़ा और चंपारण आंदोलन विशुद्ध रूप से कृषक आंदोलन थे। और इसमें हम देखते हैं, चूँकि ये 20वीं सदी के आंदोलन है, हम लोगों का विषय 19th सेंचुरी के आंदोलनों पर है, तो मैं दोनों में एक लकीर खींचना चाहता हूँ दोनों आंदोलनों के बीच में कि किस तरह से 20वीं सदी का जो आंदोलन है, जो खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इन आंदोलनों में मसला क्षेत्रीय है, समस्याएं क्षेत्रीय है, लेकिन गांधी जी जैसा राष्ट्रीय गद्दावर आदमी जब इस आंदोलनों से जुड़ता है तो उसके स्वरूप को विशुद्ध रूप से वो राष्ट्रीय बना देता है और राष्ट्रीय पटल पर ये आंदोलन की सरगर्मियाँ तेज हो जाती है। देश विदेश से भी अब लोग इसमें आकर जुड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 19वीं सदी के आंदोलन अपना स्वरूप राष्ट्रीय नहीं बना पाता है। इन 19वीं और 20वीं सदी के आंदोलनों में मुख्य रूप से यही अंतर है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने 19th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट यानी किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन के नेचर यानी प्रकृति पर हम लोगों ने विस्तार से तफ्तीश किया, विचार किया। अगले टॉपिक में हम लोग पवना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, ये कुछ टॉपिक छूट रहे हैं हमारे जिस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।